हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो कि थर्ड चैप्टर है यूनिट नंबर 2 के अंदर। यूनिट 2 जो कि है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इसके अंदर हम पहुंच चुके हैं थर्ड चैप्टर पे, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका मतलब क्या है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम करते कैसे हैं। अब तक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के मीनिंग एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स तक की बातें हम डिस्कस एक्चुअली कर चुके हैं, और आज के क्लास में उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ अ कंटिन्यू क्लास जो कि प्रीवियस क्लास का रहेगा, और इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके मेथड्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, और हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस में जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ऐसा करने के पीछे मोटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऐसा करने के पीछे के तरीके क्या क्या होने चाहिए, आप किस तरह से अच्छी विशेषताओं के साथ डेटा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक अच्छा क्लासिफिकेशन एक्चुअली कैसा होना चाहिए जिससे कि आप वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकें जिसको उद्देश्य रखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उसी टॉपिक को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए एक क्लासिफिकेशन के। सबसे इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, और सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ डेटा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द डेटा। अब ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है विस्तारित रूप में, व्यापक रूप में। तो देखिए, जो रॉ डेटा होता है वो शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव, वो अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत ही डिटेल फॉर्म में होता है, दैट एवरी आइटम ऑफ द स्टडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ क्लास। If all the items are not included in the classes, arrangement of data will not be correct. देखिए, बोलने का मतलब क्या है कि जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम अलग अलग क्लासेस बना रहे हैं जिसमें हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो डेटा के कॉम्प्रिहेंसिवनेस को बतलाए। इन्फॉर्मेशन जो है आपका वो अपने आप में तो बहुत डिटेल्ड है, तो जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन को ही छोटा कर दें, उसको आप रिड्यूस कर दें, उसको घटा दें। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अरेंजमेंट ऐसा करें कि उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल्ड फॉर्म में आपको अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग क्लासेस से देखने को मिले, और जानकारी जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो रिज़ल्ट आप पाना चाह रहे हैं, वो रिज़ल्ट आप पा सकें। तो ये एक पहली विशेषता है कि ऐसा नहीं है कि आप डेटा को जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसमें से कुछ आइटम्स को हटा दें, बल्कि आपको हर एक आइटम को अलग अलग क्लासेस में, ग्रुप्स में इंक्लूड करना होगा ताकि आप इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझें, उसका एनालिसिस कर सकें और उससे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स डिराइव कर सकें। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, विशेषता में, कि अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी क्लियर। एक अच्छा क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए दैट शुड बी डन इन सच अ वे, कुछ इस तरह से उसको बनाया जाए ताकि मीनिंगफुल कंक्लूजन्स जो है वो निकल सकें। हर एक आइटम जो होने चाहिए डेटा के
वो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग तभी करें जब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मैच करते हो, तभी एक क्लास में आप उस तरह के डेटा को डालें. देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द ग्रुप और क्लासेस ऑफ द गिवन आइटम. कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस ग्रुप में ये डेटा है तो ये कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. इस तरह की कन्फ्यूजन्स अगर होंगे तो वो क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं होगा. तो सिंपल सेंस में कहने का मतलब है ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए कि एक ही क्लास में आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आंकड़ों को इंक्लूड कर दें, ये ना हो. अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी क्लियर. दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज, एक अच्छा क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छे क्लासिफिकेशन में. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई न्यू कंडीशंस आ गए आपकी इंक्वायरी में, आपकी स्टडी में, किसी तरह का कोई चेंज करना पड़ जाए आपको ड्यूरिंग द स्टडी, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, तो क्लासिफिकेशन ऐसा हो कि जो आराम से जिसमें न्यू क्लासेस आप ऐड कर सकते हैं, आराम से जिसमें से आप क्लासेस रिमूव कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक फिक्सिटी हो जाए कि नहीं 5 ग्रुप बनाने हैं और उसी में आंकड़ों को डालना है, ऐसा ना हो. एक अच्छा क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी होना चाहिए. अगर इंक्वायरी में किसी तरह के चेंज की गुंजाइश है तो क्लासिफिकेशन जो है वो उसके अनुसार चेंज किया जा सकता हो. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. देखिए, एक अच्छे क्लासिफिकेशन की पहचान ये होनी चाहिए कि न्यूमेरिकली क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपर मैनर में हो, ताकि एनालिसिस जो हो, स्टडी जो हम कर रहे हैं वो हमको डिज़ायर रिजल्ट दे सके. जो इच्छित परिणाम आप चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति आप सही तरीके से कर सकें. ऐसा करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो. सम टोटल जो होना चाहिए आइटम्स का इन डिफरेंट क्लासेस शुड मैच विद द टोटल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स. मतलब आपके टोटल आइटम्स जितने यूनिवर्स में हैं, सम टोटल करके अगर आपने लिखा है तो वो उसके बराबर हो. लाइक आप 10 + 10 लिख देते हैं 21, तो गलत है भाई, वो नहीं होना चाहिए. 10 + 10 आपके टोटल आइटम्स हैं आपके यूनिवर्स में, पॉपुलेशन में, तो सम टोटल करके 20 हो. ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि न्यूमेरिकली कैसे आप एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे और उससे आप कैसे क्लासिफिकेशन को सही बनाते हुए अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को प्राप्त कर सकेंगे, रिजल्ट वगैरह निकाल सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है suitable to the objective of the inquiry. ठीक है, जो भी इंक्वायरी आप कर रहे हैं, जो भी स्टडी हमारी हो, हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो उसी के बेसिस पे हो. The basis selection for classification should be in accordance with the objective of the statistical study. जो भी स्टडी कर रहे हैं उसी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन को करेंगे. If basis selected for the classification do not match the requirement, अगर आपका जो क्लासिफिकेशन का बेस आपने सेलेक्ट किया है वो आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो पूरा का पूरा जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा. तो क्लासिफिकेशन जो भी आप करें कि भाई हमने क्लासेस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल करना है, मेल की कैटेगरी बना रहे हैं, फीमेल की कैटेगरी बना रहे हैं, या एज वाइज कैटेगरी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी. भाई इंक्वायरी कैसी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी को मैच करता हुआ इस तरह का क्लासिफिकेशन आप करेंगे. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं, विशेषता होती है एक अच्छे क्लासिफिकेशन की. नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ द डेटा. होमोजेनिटी ऑफ द डेटा कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करें, आप करें,
तो एक क्लास में आप एक तरह के होमोजीनियस डेटा को ही इंक्लूड करेंगे। एक ग्रुप में जितने भी आइटम्स हों वो सारे आइटम्स एक दूसरे से सिमिलर होने ही चाहिए। अगर वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे तो फिर उस केस में आपका जो क्लासिफिकेशन है और आपने जिस पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन किया है वो पर्पस आपका पूरा होगा ही नहीं। इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जितने भी आइटम्स आप एक ग्रुप में इंक्लूड करें, ऑल द आइटम्स शुड बी, दे मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर, ताकि क्लासिफिकेशन हम बेहतर तरीके से कर लें और उससे हमारी जो पर्पस है स्टडी की वो भी आराम से पूरी हो जाए। एंड दीज आर द पॉइंट्स जो कि एक अच्छे क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती हैं। इन पॉइंट्स के साथ आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन याद रखेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उसका आंसर करेंगे। आप अपने से इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में बताए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। एंड नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं मेन, आप कितने तरह से डेटा को अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस में बांट सकते हैं, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक वही है हमारा। सो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बातें करें तो देखिए स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उनको हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो आपका मेन 4 तरह का हो सकता है। हम 4 अलग अलग तरीक़ों से डेटा को अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला टाइप जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड के बेसिस पर आप डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप टाइम के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई करें तो वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जहाँ पे हम समय के आधार पर आंकड़ों को अलग अलग क्लासेस में, ग्रुप्स में, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ये जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो कि टाइम के बेसिस पे होता है, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो टाइम पीरियड को इंडिकेट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि ईयर्स, साल, महीने, दिन, डेज, आवर्स, ETC, इस तरह से किसी भी ऐसे फैक्टर जो कि समय को इंडिकेट करता है, जो कि टाइम पीरियड के बारे में बतलाता है, उसके बेसिस पर जब हम डेटा को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस में, तो वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि इधर हम लोगों ने ले लिया ईयर्स और एक तरफ हमारे पास इंफॉर्मेशन है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो एक जानकारी है कि गेहूं का उत्पादन कितना हुआ और ये जो उत्पादन हम ले रहे हैं वो टन्स में ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग साल में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ। लेट्स सपोज 1991, 1992, 1993, 1994, इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन है 1995। और गेहूं का जो उत्पादन है वो टन्स में है, इट्स 46, 5, 9, 67, 97, 114। तो यहाँ पे आप देखें क्या है, ये एक क्लासिफिकेशन कर लिया हम लोगों ने।
जहाँ पे हम लोगों ने क्लासेस बना लिए दो, एक तरफ समय और अगले तरफ हम लोगों ने ले लिया प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन जो हम ले रहे हैं वो हम टन्स में ले रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने डिवाइड किए हैं अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप है बना हुआ। और ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया ये हम लोगों ने समय के आधार पर किया, टाइम पीरियड के बेसिस पे किया। और टाइम पीरियड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन अगर आप देखते हैं जहाँ पे समय को आधार रखा गया है और समय को सूचित करने वाले किसी भी एक फैक्टर को आधार रखा गया है और उसके बेसिस पे डेटा को डिवाइड किया गया है, तो वो कहलाएगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको ईयर्स का, कुछ भी हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, डेज हो सकते हैं, ऐसे कई तरह की जानकारियाँ होती हैं जो कि समय के आधार पर डिवाइड की जाती है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस में, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में, जिसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड टाइप या सेकंड मेथड्स आप इसको कह सकते हैं, जिसमें हम डेटा को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में। और इसको यहाँ पे हम डेटा को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एरिया का, लोकेशन का। लोकेशन या एरिया बोलने का मतलब हो गया कि जो भी जियोग्राफिकल लोकेशंस को बतलाते हैं, जैसे कि तो एरिया या लोकेशन को इंडिकेट करने वाले बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेट, कंट्रीज, सिटीज, ईटीसी। इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं जिससे हम एरिया को इंडिकेट कर रहे हैं या एरिया को मीन कर रहे हैं, ये आपके जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। अगर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और प्लेस, तो वो एक जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा। और इसके एग्जाम्पल में आप बात को समझने के लिए देख सकते हैं। लेट्स सपोज कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जहाँ एक तरफ हम ले लेते हैं स्टेट्स और अगले तरफ हम ले लेते हैं लिटरेसी रेट, या मान लीजिए पॉवर्टी रेट, कुछ भी। लिटरेसी रेट है जो कि सपोज परसेंटेज में है। अब स्टेट के बेसिस पर तो झारखंड, पंजाब, हरियाणा, केरला, इस तरह का स्टेट है। झारखंड में मान लीजिए लिटरेसी हो गया 46%, पंजाब में हो गया 51%, हरियाणा में हो गया इट्स 35%, केरला में हो गया 92%। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिटरेसी रेट इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और वो हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस में बांटा है। और अलग अलग क्लासेस में जो बंटवारा हुआ है डेटा का, वो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ किया है स्टेट। स्टेट जो कि एरिया को इंडिकेट कर रहा है, और एरिया कहने का मतलब हो गया कि आपने जियोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे ये काम किया है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से स्टेट की जगह पे कंट्री हो सकता है, लिटरेसी रेट की जगह पे पॉवर्टी हो सकता है, नेशनल इनकम हो सकता है, एनीथिंग, किसी भी तरह की जानकारी जो कि आप जियोग्राफिकल लोकेशंस को इंडिकेट करने वाले फैक्टर्स के बेसिस पर उनका डिवीजन करते हैं, वो आपका कहलाएगा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशन का जो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बेसिस पर अगर आप इंफॉर्मेशन को बांटते हैं, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब हो गया वो सारे इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में, क्वांटिटेटिव
ये इस तरह का क्लासिफिकेशन आपका कहलाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब हुआ ऑल दोज फैक्टर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, वो सारे टर्म्स, वो सारे फैक्टर्स जिसको आप नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप, जिनका मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, उसको हम उस तरह के किसी भी फैक्टर के बेसिस पर अगर आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाएगा आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब जिसका मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए है वेट, हाइट, एज, मार्क्स, इनकम, ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जिसको हम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे इनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस तरह के किसी भी फैक्टर के बेसिस पर अगर हमने क्लासिफिकेशन किया तो ये हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं कि हमने एक तरफ ले लिया है प्रॉफिट, मान लें कोई क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, एक तरफ है प्रॉफिट और एक तरफ है नंबर ऑफ कंपनीज। प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हम ले रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट में हम ले रहे हैं 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में, 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में, 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में, 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में। सो इस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है, मान लीजिए कि कितनी नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिसके प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लो 10, 15, 25, 40, कुछ इस तरह से। सो दीज आर द स्टैटिस्टिकल डेटा दैट शोज द नंबर ऑफ कंपनीज जो कि अर्न कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। और प्रॉफिट अगर यहाँ पे हम लोगों ने, एक ऐसा फैक्टर है जिसको न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, तो ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। मात्रात्मक वर्गीकरण कहेंगे हम इसको। और इस तरह के क्लासिफिकेशन में आप इंफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिवाइड करते हैं, इन टर्म्स ऑफ दोज फैक्टर्स आप उनका क्लासिफिकेशन करते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, जिसको आप न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, लिख के दिखा सकते हैं। अब ये हो गया आपका तीसरा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, विच वॉज द लास्ट मेथड, जो कि है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट के बेसिस पर आप इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में, जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव, गुणात्मक वर्गीकरण, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ? तो एट्रीब्यूट कहने का मतलब हुआ कि वो सारे फैक्टर्स विच कांट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, उनको हम गुण कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। अब न्यूमेरिक फॉर्म में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सप्रेस नहीं किए जाते बट दे आर इम्पॉर्टेंट? तो देखें, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप उसको न्यूमेरिकली लिख के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, कलर, ब्यूटी हो गया आपका, ऑनेस्टी हो गई आपकी, कलर हो गया, इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके एट्रीब्यूट कहलाते हैं और गुण कहलाते हैं। और इस बेसिस पर अगर हमने डेटा को क्लासिफाई किया है अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस में, तो वो आपके क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें कि किस तरह का क्लासिफिकेशन होगा, तो सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्कर्स और यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर्स। ठीक है, अब वर्कर्स हम लोगों ने लिया, वर्कर्स में हम देख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो कि
वर्कर्स बोल ही दिया है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं एंड दे आर लिटरेट। लिटरेट वर्कर्स कितने हैं? सपोज 100 है टोटल, और इसमें से अगर हम बोलें कि मेल कितने वर्कर्स हैं जो कि लिटरेट हैं, तो सपोज 70। फीमेल कितनी वर्कर्स हैं जो कि लिटरेट हैं, तो सपोज इसमें आ गई 30। तो यहाँ पे आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप ध्यान देंगे तो हम लोगों ने वर्कर्स लिया है टोटल नंबर में, और वर्कर्स को हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है अलग अलग ग्रुप और क्लास में, और एक क्लास बनाया जो कि लिटरेट लोगों का है। उसमें से कितने मेल हैं जो पढ़े लिखे हैं एंड दे आर वर्किंग, कितने फीमेल हैं कितनी जो कि लिटरेट हैं एंड दे आर वर्किंग। तो इस तरह से इस तरह का जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, लिटरेसी है आपका, जेंडर हो गया आपका, वर्किंग स्टेटस हो गया, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, यू कांट शो देम इन नंबर्स। सो न्यूमरिकली इफ अगर आप इसको नहीं दिखा सकते तो ये एट्रीब्यूट को बता रहे हैं, और इस तरह का क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल होगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का। और इसी के साथ 4 मेथड्स जो हमने डिस्कस करने थे क्लासिफिकेशन के, वो यहाँ पे हमारे फिनिश हो रहे हैं। और इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम शुरू करेंगे, विच इज़ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। फटाफट से उसके मीनिंग, उसके टाइप को डिस्कस करके 3rd चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे। थैंक यू।